स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। रीड की हड्डी क्लास 9 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको कृतिका बुक और चैप्टर 3 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है जगदीश चंद्र माथुर जी। यह एक एकांकी है और इस एकांकी के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी तो क्या बताने का प्रयास किए हैं, तो एक सामाजिक समस्या की ओर इशारा करते हैं। तो वो एक सामाजिक समस्या क्या है, तो समाज की जो दोहरी मानसिकता है महिलाओं के प्रति, उसे दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से वे सोचते हैं कि समाज में एक महिला को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, या उन्हें किस तरह से पढ़ाई लिखाई के लिए या एजुकेशन के लिए शिक्षा से किस तरह वंचित रखा गया है, वो दिखाने का प्रयास और शो करने का प्रयास जो है यहाँ पे जो जगदीश चंद्र माथुर जी करते हैं। तो एकांकी बहुत ही अच्छी है, आप पढ़ोगे और देखो। चलिए देख लेते हैं जो इसके पात्र है, वो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। इसके जो पात्र है, टोटल 6 पात्र है। तो कौन है, तो सबसे पहला पात्र जो है वो है उमा। उमा कौन है, तो इस एकांकी की सबसे मुख्य पात्रा है, लड़की। और राम स्वरूप, राम स्वरूप कौन है, तो उमा के पिता है और प्रेमा उमा की मां है। वहीं आप देखोगे शंकर, शंकर कौन है, तो लड़का है और गोपाल प्रसाद जी जो है शंकर के पिता है। और वहां एक और पात्र दिखाया गया है रतन। रतन कौन है, तो रतन देखोगे नौकर है। तो किसके घर के नौकर है, तो वो है राम स्वरूप जी के घर के जो नौकर है वो। तो एकांकी की जो शुरुआत होती है, तो एकांकी के बारे में आपको बता देता हूं। यहाँ जो गोपाल प्रसाद जी है वो और उसका लड़का, ये दोनों मिलकर के उमा को देखने के लिए उमा के घर आते हैं। यानी कि रामस्वरूप जी का जो घर है वो आते हैं। तो किस लिए आते हैं, तो विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो विवाह करने के लिए आते हैं शंकर का और किसके, तो उमा की। तो यहाँ आते हैं और आने का जो ये पूरा का पूरा स्वागत का काम चल रहा है कि किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, घर की जो चारों तरफ रख रखाव किस तरह किया जाए, ये राम स्वरूप जी और उसका नौकर दोनों मिलकर के सजाने का काम कर रहे हैं। या जो भी बिछावन बिछाना हो या सोफा सही करना हो, कुछ भी सब कुछ सटीक करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अंदर से प्रेमा आती है। प्रेमा कौन है, तो राम स्वरूप की पत्नी। वे आती है और दोनों मिलकर के दरी और चादर बिछाने लगते हैं। और जब दरी और चादर बिछ जाता है, वहां पे हारमोनियम रख दिया जाता है। ये यानी कि क्या होगा कि विवाह के प्रस्ताव के लिए अगर मेहमान कोई घर में गेस्ट आ रहे होते हैं, तो इस तरह के जो प्रबंध किया जाते हैं जाता है कि अब उमा की क्या खासियत है, इसे दिखाने के लिए वहां हारमोनियम रखा गया है कि वो लड़की जो है वो गा बजा भी लेती है। और तरह तरह की जो भी कुछ है रिक्वायरमेंट सब वहां पे रखा जाता है कि नाश्ते का सही ढंग से प्रबंध किया जाता है। नाश्ते के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसका प्रबंध किया जाता है, कहाँ बैठना है, कहाँ सबको बैठाना है, तो जगह जो अच्छी होना चाहिए, ये सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। और साफ सफाई का काम और सजाने धजाने का काम कौन कर रहे हैं, तो रतन जो नौकर है और उसकी राम स्वरूप जी की पत्नी आकर के भी वो तीनों मिलकर के ये काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज हो रहा होता है। तो यहाँ पे प्रेमा जो है कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए हुए पड़ी हुई है। किससे कहती है, तो राम स्वरूप जी से, कि तुम्हारी बेटी जो है मुंह फुलाए बैठी हुई है। कहने का अर्थ क्या है कि प्रेमा जो है वो विवाह के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है इस विवाह के लिए। तो अब उसके पिता राम स्वरूप जी क्या कहते हैं, उसकी माँ किस मर्ज की दवा है, लड़के वाले जैसे तैसे मान गए हैं, अतः अब तुम्हारी बेवकूफी से सारा मेहनत पर पानी फिर जाए तो मुझे दोष मत देना। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो रामस्वरूप जी है, जो लड़के वालों को मनाए हैं अच्छे से, मनाने के बाद जाकर के उन्हें घर में बुलाया है कि एक बार देख लीजिए। और उसके बाद यानी कि तरह तरह की जो समाज में जो मानसिकता थी उस तरह से, जो भी उस समय जो प्रचलन में था तत्कालीन समय के, तो उसके हिसाब से सभी काम जो है वे लोग जो तैयारियां हैं वो कर रहे थे। अब यहाँ प्रेमा जो है वो रेडी होने के लिए मान नहीं रही थी, तो ये बोल रहे हैं। तब रामस्वरूप जी ऐसा कहते हैं। तो फिर इस पर प्रेमा क्या कहती है, जो उमा की मां है वो कहती है कि तुमने ही अपनी लाडली को पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा रखा है। तो ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, आप देखोगे इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो राम स्वरूप जी हैं वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है पढ़ लिख करके उन्नति करे, ताकि आगे चल के उनके भविष्य में कोई भी तकलीफ जो है वो ना आए। इसी वजह से वो अपनी बेटी को है काफी पढ़ा लिखा करके और उन्हें एजुकेट किए थे, आज शिक्षित किए थे। तो फिर इस पे उसकी माँ कहती है कि मैंने तो पाउडर वाउडर सब कुछ उसके सामने रख लाकर रख दिया
है, पर वह इन सब चीजों से नफरत करती है। तो यहाँ दो चीजों का पता चलता है कि जो राम स्वरूप जी है और उनकी माँ जो है, दोनों ने मिल करके अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, यानी कि उनके जरूरतों का जो भी चीजें हैं उनको सब कुछ ला करके दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, या उनके दैनिक जीवन में जो भी सामान चाहिए सब ला करके उन्हें दिए। तो ये दिखाता है कि एक जिम्मेदार पिता और एक जिम्मेदार माँ के रूप में रामस्वरूप और प्रेमा जो है वो सामने आते हैं। तो एक जिम्मेदार पिता के जो कर्तव्य है उन्होंने पूरा निभाया। तो ये तो हो गया उनके रामस्वरूप जी के बारे में। अब देखिए अब क्या हुआ, पूरा का पूरा जो ये चल रहा है सजाने धजाने का काम। अब जो रामस्वरूप जी कहते हैं, अच्छा एक चीज और हुआ था, रामस्वरूप जी पहले ही बता दिए थे लड़के वालों को कि उनकी लड़की जो है सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ी है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? तो ऐसा सिर्फ इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि लड़के वाले जो है उनको कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, इस वजह से। और इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि लड़की वाले चाहते थे कि लड़की कम पढ़ी, लड़के वाले जो चाहते थे कि लड़की जो है वो कम पढ़ी हो, और उन्हें तो उनके क्या करना, उनसे नौकरी करवाना तो है नहीं, इस वजह से। लेकिन ये रामस्वरूप जी ने ये तो झूठ बोल दिया था। और क्यों? जबकि उमा जो है वो बीए तक पढ़ी लिखी थी, ये शिक्षित थी। तो ये सभी चीजें जो उन्होंने पहले ही झूठ बोल दिया था, ये भी उमा को पसंद नहीं थी। अब आगे क्या हुआ, पूरा सजाने का जो काम है वो हो गया था, चादर बिछ गई थी। तो पूरी तैयारी जब हो गई तब उन लोगों को याद आता है कि जो टोस्ट है उस पर लगाने के लिए मक्खन उन्होंने बाजार से नहीं लाया है या घर में नहीं है। तो बाकी का जो काम है वो छोड़ करके रतन को भेज देते हैं मार्केट, बाजार जाने के लिए बोलते हैं, ताकि मक्खन वे लेकर के आ जाए। तो ऐसे जैसे ही बाहर वे रतन जाते हैं तो वह देखते हैं कि कोई जो है वो घर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि गेस्ट जो है वो आ ही रहे हैं। तो इस पर जो रतन है वो घूम करके आते हैं बताने के लिए कि जो गेस्ट है वो आ गए हैं। और जैसे ही बताने आते हैं कि दरवाजे पर क्या होता है, खटखटाने की आवाज आती है, यानी कि वो लोग दरवाजे पर आ जाते हैं। अब जब दरवाजे पर आ गए तो वे लोग आकर के क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे गेस्ट घर में होते हैं ना, कोई भी गेस्ट अगर आते हैं तो उनका बहुत ही अच्छे से खातिरदारी की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। और यहाँ तो गेस्ट कौन है, तो जो विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए हैं उन वे है। तो उनका तो बहुत ही आदर सत्कार किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए, और होता भी है। भारतीय कल्चर में आप देखोगे कि अगर कोई गेस्ट आ रहा है या विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया जा रहा है तो उनकी बहुत ही खातिरदारी, स्वागत की जाती है अच्छे से, ताकि कोई भी खातिरदारी में कमी ना रह जाए या आगे चल करके वे लोग कुछ बोले ना, इस तरह के, इसलिए उनका खूब अच्छे से स्वागत किया जाता है तरह तरह से। और उनके बैठने का, कहाँ बैठना है, अच्छे से प्रबंध किया जाता है ताकि उन्हें बुरा ना लग जाए। ये तो दोनों अब क्या हुआ, अंदर आए, उनका स्वागत किया गया, दोनों को बैठने की जगह दिखाई गई। और अब क्या हुआ, जब बैठ गए वे लोग तो आपस में बातें करने लगे। और दोनों मिलकर के, कौन, तो जो गोपाल प्रसाद जी है वो और रामस्वरूप दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो क्या बातें करते हैं, तो अपने जमाने की तुलना नए जमाने से करने लगते हैं कि देखिए हमारे जमाने में तो इस तरह का ऐसा व्यवहार था, इस तरह की शिक्षा थी, इस तरह की, यानी कि उनके जमाने की जो बातें हैं, जो उन्होंने जी चुके हैं, उसकी बातें वर्तमान समय से करने लगते हैं, यानी तत्कालीन समय से वो करने लगते हैं। और काफी इधर उधर की बातें होने लगती है, यानी कि होता है ना, अब दो जन वहां पे बैठ गए तो क्या करेंगे, आपस में कुछ ना कुछ बातें करेंगे, अब खाली तो बैठ नहीं सकते हैं, तो इधर उधर की बातें होने लगते हैं। तो जब इधर उधर की बात करते हुए बाद में गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है, अब कुछ बिजनेस की बातें हो जाए। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं कि अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत की जाए। अब ये जो है रामस्वरूप समझ नहीं सकते कि ये आखिर बिजनेस की कौन सी बात की जाए, क्योंकि यहां तो प्रस्ताव किस लिए ले आए थे, तो विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे। तब वो समझते हैं कि नहीं, जो गोपाल प्रसाद जी है वो विवाह को ही बिजनेस समझते हैं, और गोपाल प्रसाद जी के लिए जो रिश्ते मायने नहीं रखते थे, उनके लिए तो बिजनेस यानी कि पैसे ही सब कुछ मायने रखते थे। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि बिजनेस की बात की जाए, यानी कि शादी जैसे पवित्र रिश्तों को भी वो क्या समझ रहे हैं, बिजनेस, यानी पैसों से तुलना कर रहे हैं। खैर इस बातों को रामस्वरूप जो है इग्नोर करते हैं और भीतर चले जाते हैं नाश्ते का प्रबंध करने के लिए। अब जब भीतर चले जाते हैं तो जो गोपाल प्रसाद है और उनके लड़के, कौन था, तो शंकर, आपस में बातें करने लगते हैं, यानी दो जन ही आए हुए थे, शंकर और गोपाल प्रसाद जी, तो आपस में बातें करने लगते हैं। तो बात क्या करते हैं, तो बात करते हैं, आदमी तो भला है, मकान वकान से तो लोगों की हैसियत बुरी नहीं लगती। अब ये बात
से आप समझ सकते हो कि उनकी जो मानसिकता है किस तरह, तो दहेज प्रथा की तरफ इशारा करती है कि दहेज प्रथा में वे लोग विश्वास करते थे, तो सोच रहे थे कि काफी अच्छा दहेज मिलने वाला है, ये सोचते हैं। एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चलोगे तो बहुत ही जो एकांकी है अच्छी लगेगी। अब वे लोग तो ऐसा घर देखने के बाद जाकर के बोल तो देते हैं। अब आगे क्या होता है, तो शंकर जो है वो झुक करके बैठा होता है। अब झुक करके बैठा हुआ क्या दिखाने का प्रयास करते हैं आप, जब लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो उसमें भी आपको इस तरह की जो क्वेश्चन है पूछा जाएगा। तो शंकर जो झुक करके बैठा होता है, इससे क्या साबित हो रहा है, या इससे क्या पता चल रहा है कि जो शंकर है सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर भी मालूम होता है, इसीलिए वह झुक करके बैठा हुआ है, यानी कि वो अपना जो शरीर का भार है वो संभाल नहीं पा रहा है। तो ये शंकर की जो एक कमजोरी को दिखाता है, लेकिन इसको इग्नोर किया जाता है और गोपाल प्रसाद अपने बेटे को क्या कहते हैं, झुककर बैठने से मना कर देते हैं। अब अंदर से क्या होता है, रामस्वरूप जी नाश्ता लेकर के आते हैं और उन लोगों को नाश्ता कराते हैं। चाय के लिए पूछते हैं कि किस तरह से चाय आप पियेंगे। तो ये सभी बातें और चाय नाश्ता किया जाता है और बोलते हैं कि चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं, गोपाल प्रसाद जी लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं, यानी कि उमा सुंदर है या नहीं है, उनके बारे में पूछते हैं। तो कहते हैं ठीक है, वो तो अब जब आएगी तो खुद ही आप देख लीजिएगा। फिर जन्मपत्री के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि शादी विवाह कर रहे हैं तो हर चीज बारे में पूछा जाता है। तो जब पूछा गया कि जन्मपत्री के बारे में कि जो दोनों का कुंडली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इस पर रामस्वरूप जी कहते हैं कि ये मैंने तो सभी कुछ क्या किया है, भगवान के चरणों में रख दिया है, इन्हें मिला हुआ ही समझिए। ये कह करके वो आगे फिर बातचीत करने लगते हैं। फिर इस पर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि लड़की की पढ़ाई लिखाई, यानी कि उन्होंने कितनी तक पढ़ाई की है। तो इस पर कहते हैं कि हमें तो सिर्फ मैट्रिक पास बहू चाहिए। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं हमें तो सिर्फ मैट्रिक पास बहू चाहिए, यानी थोड़ी बहुत पढ़ा होने से काम चल जाएगा। और ऐसा वे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि नौकरी, हमें तो अपनी बहू से नौकरी तो करवानी है नहीं, तो इस वजह से कम पढ़ी लिखी बहू ही रहे तो ठीक है। ये चीज दिखाता है कि किस तरह से गोपाल प्रसाद जी को तत्कालीन समय की सामाजिक की जो एक दोहरी मानसिकता थी कि जो पुरुष है वो तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन एक महिला के लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, ये समझते थे। यानी कि पढ़ाई लिखाई से, यानी शिक्षा से वंचित रखा जा रहा था। तो ये समाज की एक, या बोल सकते मानसिकता ही है। सॉरी। आगे देखेंगे, जब ये सब बातें कर रहे होते हैं आपस में, तो उमा जो है उधर से सिर झुकाए और हाथ में पान की जो तस्तरी है उसे लेकर के आते हैं। क्यों, अब उन्होंने तो नाश्ता कर लिया था, अब क्या करना है, लड़की को देखना है। तो पान की तस्तरी लेकर के उमा आती है उधर से, और उमा आती है, तो जैसे ही उमा आती है तो दोनों जो शंकर और गोपाल प्रसाद जी हैं, दोनों की नजर एक चीज पर पड़ जाती है। किस पर, तो चश्मे पर। यानी कि उमा जो है वो चश्मा लगाई हुई थी। अब जब चश्मा लगाई हुई थी उस पर नजर पड़ता है, तो दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं चश्मा। यानी कि वो क्या हो जाते हैं, इस चीज के एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। अब चश्मा लोग क्यों लगाया जाता है, तो बहुत जन चश्मा इसलिए लगाते हैं कि पढ़ाई लिखाई किए होते हैं, तो इस वजह से चश्मा लग जाता है, इस वजह से। तो राम स्वरूप जो है इस चीज को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं चश्मा लगाने की बात को, और क्या बोलते हैं कि जो सिलाई की है, सिलाई कढ़ाई करती है, इस वजह से जो है चश्मा लग गया है। तो जब ये सिलाई कढ़ाई की बात करते हैं तो दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, यानी कि दोनों को विश्वास हो जाता है कि हाँ लग सकता है। तो आगे की बातचीत होता है, और आगे की बातचीत में क्या करते हैं, तो उमा को देखने के बाद बोलते हैं कि गाने बजाने के बारे में पूछते हैं कि उमा जो लड़की है वो गाने गा बजा लेती है। तो गाने बजाने के बारे में पूछते हैं, तो वे बोलते हैं कि हाँ ठीक है। तो जो राम स्वरूप है उमा को कहते हैं कि ठीक है कुछ गाना सुनाओ। तो गाना सुनाने लगती है उमा, और सितार उठा करके गाना बजाती है। और गाना बजाने के क्रम में ही उमा जो है उसकी जो नजर है वो पड़ जाता है किस पर, तो शंकर पर। अब शंकर को देख लेती है। अब शंकर को देख करके उसे कुछ याद आता है, या ऐसा लगता है कि वो जाना पहचाना है, या उसे कभी देखी हो। इस वजह से वो क्या करती है, गाना गाना बंद कर देती है। अब गाना गाना तो बंद कर दी। अब क्या हुआ, तो जो राम स्वरूप जी है बोलते हैं कि क्यों गाना बंद कर दिया, और गाओ। तो इस पर गोपाल प्रसाद जी जो है कहते हैं कि नहीं ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने सुन लिया है। अब उसके बाद क्या, अब पेंटिंग और सिलाई कढ़ाई के बारे में पूछा जाता है कि सिलाई कढ़ाई की हो, पूछते हैं खुद से। यानी कि क्या कर रहे हैं, उस लड़की का जो है आवाज सुनने की कोशिश करते हैं कि बोल लेती है कि नहीं, इस तरह की। तो इनका जो जवाब देते हैं राम स्वरूप खुद ही देते हैं।
तो ये देख करके जो गोपाल प्रसाद जी है वो दंग रह जाते कि नहीं, मुझे आवाज किससे सुनना है, तो लड़की से सुनना है। फिर इसके लिए अब दोबारा आवाज सुनने के लिए किससे बोलते हैं, इनाम विनाम जीतने के संबंध में बोलता है कि नहीं, सिलाई कढ़ाई अगर की हो तो इनाम भी जीता होगा, ये पूछते हैं। तो ये जवाब जो है उमा को खुद देने के लिए कहते हैं। तो रामस्वरूप भी कहते हैं कि नहीं ठीक है, तुम ही जवाब दो। अब जवाब किसे देने के लिए कह रहा है, तो उमा को। अब क्या होता है कि ये लोग तो आपस में बातें कर रहे हैं या बता रहे हैं कि किस तरह से सभी कुछ एक के बाद एक क्वेश्चन किया जा रहा है। तो उमा जो है इस बात से लेकर के चिढ़ गई थी कि बार बार किस तरह से उनसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जा रहा है। तो अब ये चीज जब हुआ कि जवाब कौन दे, तो उमा दे, तब लड़की जो है उमा जो है वो चिढ़ करके बोलती है, मैं क्या जवाब दूं बापूजी, जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी के से कुछ नहीं पूछता है। यानी इस ये जवाब दे रही है कि मैं क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता है, केवल खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना, इतना तक कहती है। इस पर रामस्वरूप जी क्रोधित होकर के रोक देते हैं। यानी कि क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मतलब तरह तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, हर चीज के बारे में पूछा जा रहा था, इससे फ्रस्ट्रेट होकर के वो बोलती है कि कभी दुकान में जाते हैं कुछ खरीदते हैं तो वहां से थोड़ी ना जो चीजें हैं उसे उससे पूछा जाता है। यहाँ खुद को इंडिकेट कर रही है कि लोग किस तरह से, जो लड़की है या महिलाएं हैं उन्हें क्या समझा जा रहा है, तो चीज समझा जा रहा है, कोई सामान समझा जा रहा है, वस्तु समझा जा रहा है, इस वजह से तरह तरह से ठोक बजा करके उन्हें देखा जा रहा है। तो ये चीजें जो है उन्हें उमा को बहुत ही खराब लगा, इस वजह से उन्होंने क्या किया, जवाब दे दी। और जवाब क्या देती है कि मैं क्या जवाब दूं। तो इस पर क्रोधित हो गए रामस्वरूप और उमा को डांटने लगे। अब डांटने लगे तो उमा फिर कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। यानी उमा जो है बहुत सुन ली, अब सुनने के बाद उससे रहा नहीं गया, तो साहस के साथ अपने दृढ़ संकल्प के साथ क्या करनी, तो बोलना चालू कर दी। क्या बोली, तो अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या इनके चोट नहीं लगते, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर, इतना कहती है। यानी कि वो बता रही है कि किस तरह से अपन उनके अंदर जो दर्द था, यानी कि जो भरा हुआ था, जो उसको तकलीफ हुआ, वो बेइज्जत हो रही थी, खुद उसका मोल भाव किया जा रहा था, तो ये वो बता दी। अब ये सुन करके गोपाल प्रसाद गुस्से में आ गए, अरे ये तो हमारा बेइज्जत हो गया, इस तरह से कैसे बोल सकती है, क्योंकि मानसिकता एक तरह से पहले ही बैठा हुआ था। तो ये खुद को बेइज्जत, और रामस्वरूप से पूछती है कि इतनी बेइज्जत उतारने के लिए मुझे बुलाया था क्या। पूछते हैं, बोलते हैं कि क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहां बुलाए थे। तभी उमा जो है गोपाल प्रसाद जी से कहते हैं, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्या घूम रहे थे, क्यों घूम रहे थे, और ये वहां से भगाए क्यों गए थे। यानी कि जो उमा है वो शंकर को पहले भी देख चुकी थी, और कहां पे, तो जो हॉस्टल है, यानी कि कॉलेज के हॉस्टल के बाहर वो ताका-झाकी कर रहे थे या इधर-उधर घूम रहे थे, जिस कारण से उनको क्या किया गया था, डांट करके या पिटाई करके भगाया गया था। तो ये जो इर्द गिर्द घूम रहा था, ये वहां देख लिए थे और पहले बेइज्जत करके भगाए गए थे, इस वजह से वो कह देती हैं। अब क्या हुआ, गोपाल प्रसाद उमा से पूछती है, जैसे ही सुनता है कि हॉस्टल, तो वो गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। यानी कि यहाँ पे वो अपने बेटे के जो भी गलतियां हैं उसे इग्नोर करके डायरेक्ट पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो। अब डायरेक्ट इस पे शिक्षा प्यार की, इतनी पढ़ी लिखी हो कि कॉलेज में गई हो। तो उमा बोलती, हाँ मैं पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, मैंने ना तो कोई चोरी की है और ना ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताका झांकी कर कायरता का परिचय दिया है। यानी कि तब उमा एकदम क्या होती, साहस के साथ बोलती है कि हाँ मैंने तो सिर्फ पढ़ाई किया है, मैंने थोड़ी ना कोई कायरता का काम किया, पढ़ना लिखना कोई कायरता का काम नहीं है, और आपके बेटे की तरह तो बिल्कुल नहीं कि कायरता का जो काम है, कायरता का परिचय मैंने बिल्कुल नहीं दिया है। इतना कहकर उमा अपना पक्ष रखती है, और ये सुन करके गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और राम स्वरूप से कहते हैं, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, मैं आपने मेरे साथ दगा किया है। अब देखिए गलती किसी और की, अब किसे कह रहे हैं, तो बाबू राम स्वरूप आपने मेरे साथ दगा किया है, आपकी बेटी बीए पास कर चुकी है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ी है। अब
यहाँ तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि रामस्वरूप जो है वो झूठ बोले, और कोई भी रिश्ता झूठ पर टिका नहीं रहता है। और ये तो अभी जस्ट शुरुआत ही होने वाला था, लेकिन टूट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, और एक तरह से उमा के लिए अच्छा ही था, क्योंकि आगे चल के कभी ना कभी तो क्या होता पता तो चलता ही। फिर अब क्या कहते हैं, लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूं। यानी कि ये सुन करके वो चले जाने लगे और कहते हैं कि लाइए मेरी छड़ी। उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी ठिकाना नहीं। यानी कि गलती किसी और की, खुद की गलती को दूसरे पर क्या कर रहे हैं, मढ़ रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला है। अब अपने बेटे से बोलता है, चलो चलो बेटे, यहाँ रिश्ता नहीं करना है, और उठ करके चलने लगते हैं। और जब बाबू रामस्वरूप क्या करते हैं, जब बाबू रामस्वरूप को कुछ भला बुरा करके और चलने लगते हैं, और जब चलने लगते हैं अपने बेटे के साथ गोपाल प्रसाद जी, तब उमा पीछे से कहती है कि जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर जरा पता कीजिएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। रीढ़ की हड्डी कहने का क्या अर्थ है, तो आत्मसम्मान, या खुद का जो सम्मान है, खुद का जो चरित्र है, खुद की जो अभिव्यक्ति है, वो है या नहीं, उसे चेक करने के लिए यहाँ जो है उमा कहती है कि देख लीजिए, आपके बेटे ने ऐसा काम किया है, तो क्या खुद का आत्मसम्मान नहीं है क्या? यहाँ पे मुझे बेइज्जत करने आए हैं आप। तो ये सभी बोल करके गोपाल प्रसाद और उनका जो बेटा है, सॉरी गोपाल प्रसाद और उनका जो बेटा है दरवाजे से चले जाते हैं, और प्रेमा आती है। अब प्रेमा क्यों वहां आई? प्रेमा कौन? तो उनकी उमा की माँ। वो आती है तो उमा रो रही है वहां पे, और यह सुनकर रामस्वरूप जो है वो खड़े हो जाते हैं, और ये कहते हुए, जब ये लोग आपस में रो ही रहे थे उमा, और उधर से कौन, रतन आते हुए कहता है बाबूजी मक्खन, और सब उनकी तरफ देखने लगते हैं, और इसी के साथ जो एकांकी है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक सामाजिक मानसिकता के कारण यहाँ उमा की शादी जो है यहाँ टूट गई थी, और बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रिश्ता है वो झूठ के सहारे चलने वाला था। तो ये एक समाज की जो दोहरी मानसिकता है कि महिलाओं को जो पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी होना चाहिए, बहुत अधिक पढ़ी लिखी होना कोई जरूरी नहीं है, ये दिखाने का प्रयास यहाँ पे जो है लेखक करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।